हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ लिए थे और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। बॉन्ड एंगल और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में समझे थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था वो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं MOT। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस थ्योरी में हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या होगा और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, स्टेबिलिटी किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, ये सब चीज़ों के बारे में MOT बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और जब हम लोग MOT पढ़ लेंगे तो इन सब पैरामीटर्स का विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे सकते हैं। तो MOT के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो MOT बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें ये एक्सप्लेन क्या करता है, यहाँ पे लिखेंगे इट एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड ऑर्डर कॉमा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। तो MOT इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में डिसाइड कर देता है। इन सब पैरामीटर्स को हम लोग कलेक्टिवली बॉन्ड पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब बॉन्ड पैरामीटर्स में आ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स देता है MOT। लेकिन एक इसका और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि MOT अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बताता है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल के बारे में बताने के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए हम लोग अलग से कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं MOT एक्सप्लेन्स ओनली 20 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये तो हो गया MOT का बेसिक इंट्रोडक्शन। MOT क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। MOT का मतलब होता है, MOT कहता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, उसके शेप एंड साइज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही बॉन्ड पैरामीटर्स डिपेंड करता है। जैसा अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारा बॉन्ड पैरामीटर्स वेरी करेगा। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड टू ईच अदर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। ओके। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही बॉन्ड पैरामीटर्स डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग अलग तरह का होता है। मतलब कि उसका शेप, साइज या फिर उसके टाइप्स देखें तो वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मेजरली 3 तरह का होता है। ज़रूरत में तो 2 ही यूज़ होता है, थर्ड इनर्ट रहता है। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and other one is non-bonding molecular orbital। अब
अगर हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, या ये सब तीन तरह का कैसे होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो मिलने के बाद उन सब का इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अलग हो जाता है, और जिस वजह से उसका जो बॉन्ड बनने का चांसेस होता है वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम हो जाता है। इसी वजह से उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट सेम होता है तो मतलब बॉन्ड बनने का चांसेस बढ़ जाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि बॉन्डिंग के लिए वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इस प्रोसेस से बिल्कुल इनर्ट रहता है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग फिलहाल डिनोट करते हैं सिग्मा या फिर पाई से, सिग्मा या फिर पाई से। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को या तो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो फिलहाल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हम लोग का इसका मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, एमओटी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सवाल वहीं से आता है और वही समझना चाहिए। ये एमओटी के बारे में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हम लोग एमओटी डायग्राम पे जाएंगे, और जैसे NO2 हो गया, ये N2 है, या फिर CO, इन सब मॉलिक्यूल्स का हम एमओटी डायग्राम अब कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एमओटी डायग्राम के बारे में समझेंगे, और उससे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। अब समझते हैं, लिखते हैं एमओटी डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं हम H2 लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बारे में या H2 मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग सारा डिटेल्स से जानना चाहे कि हाइड्रोजन गैस पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमको एमओटी डायग्राम देखना पड़ेगा। तो एमओटी डायग्राम क्या कहता है कि मॉलिक्यूल है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब एक हाइड्रोजन का एटम है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेगा, ये मिक्स होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखें तो 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं 1s1, और इसको लिखते हैं 1s1। तो इसका जो अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका एमओटी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये सब बार बार हर एक में ऐसा ही आएगा। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देंगे, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो मिलकर बनेगा इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझेंगे। एक ब्लॉक इस जगह पे देंगे, एक ब्लॉक यहाँ पे देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो ऑर्डर आएगा ये एनर्जी आएगा, ये एनर्जी का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी, इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। ये हो जाता है, जो ऊपर वाले रहता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है, और नीचे वाले को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा इसलिए बोलते हैं कि एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, और वजह से उसका एनर्जी भी ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी उसका कम होगा। एनर्जी देखो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं भी चला जाएगा, क्योंकि अबाव रूल के अकॉर्डिंग इस एनर्जी का और इस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, इस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब ये नीचे वाले ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स था इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा से, और इसको सिग्मा स्टार से। ये 1s वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसको हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे और सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। तो ये तो हो गया इसका एमओटी डायग्राम। दूसरी बात, अगर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहे, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कितना बॉन्ड्स बनाएगा रिजल्टेंट। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एंटी बॉन्डिंग है,
तो वो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसके एनर्जी को ये वेस्ट कर देगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स बचा वो कितना बचा, 4 ही बचा। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसको डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से बॉन्ड ऑर्डर कमता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का जो एग्जैक्ट फार्मूला बनने वाला है वो क्या होगा, ये होगा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड में 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये अगर बॉन्ड ऑर्डर हम देखें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग Nb मान लेते हैं और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को Na मान लेते हैं, तो Nb माइनस Na/2 आ गया, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया। तो अगर हम इस केस में बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब नीचे वाले ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड 0 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो 2 माइनस 0 डिवाइड में 2 करेंगे तो 2/2 मतलब 1 आ गया, ये हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हम लोग का 1। देख भी सकते हैं कि H2 गैस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का कैसा बॉन्ड होता है, 1 होता है, और जो कि हमने प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट कर लिया। रही बात इसका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देखना, तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कैसे लिखेंगे, कई बार पढ़े होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि अगर किसी भी अरेंजमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मोमेंट इक्वल टू √N इंटू N+2, और ये Bm, जहाँ पे Bm मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, इसको बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। और N क्या है, N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बिल्कुल हमने डिस्कशन कर लिया। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं और सबके बारे में MOT डायग्राम क्या आएगा और उसको हम लोग समझते हैं। तीसरी बात, अगर हमको इसका एनर्जी का ऑर्डर लिखना रहे तो एनर्जी ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर, तो उसके लिए एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा, सबसे नीचे में आ गया सिग्मा 1s, इसके ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार 1s है। तो हम देख रहे हैं कि सिग्मा 1s का एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये एरो बताता है एनर्जी को, तो ये हम लोग का ये ऐसा आ गया। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं MOT डायग्राम 4। सपोज करते हैं अभी हम लोग सिंपल का एग्जांपल लेते हैं He2 हीलियम 2 मॉलिक्यूल का। तो He2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, 2 हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिला होगा, मतलब कि इसका 1s2 और इसका भी 1s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब 1s का ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या हुआ, मिक्स हुआ। तो इसका हम लोग इस तरह से डायग्राम बना देंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये एक डब्बा, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल नीचे रहता है, एक ऑर्बिटल नीचे ऊपर। तो ये इसका एनर्जी का ऑर्डर हो गया। और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है। अब आगे का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे कोई जगह नहीं है, तो अब इसमें भरना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। दूसरी, अगर हम इसमें इसका सपोज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला बताए, Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 माइनस 2 डिवाइड में 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का 0 आ गया,
मतलब कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? जब बॉन्ड ऑर्डर उसका जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह का सवाल सेम जेईई मेन 2018 में आ चुका है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर सीधा सीधी जीरो निकाल देते थे और वही आंसर हो जाता था। तीसरी बात, अगर इसमें हमको मैग्नेटिक मोमेंट का मालूम करना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताए? n × n+2। तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई अकेला नहीं है, इसमें भी कोई अकेला नहीं है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जीरो आ गया, तो 0 × 0+2 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया। और जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाता है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाता है, डायामैग्नेटिक। ओके, डायामैग्नेटिक। तो हीलियम 2+ के बारे में, हीलियम 2 आयन के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में हमने सारा डिटेल्स देख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन 2 मॉलिक्यूल, जो भी हो। तीसरा और एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम, बहुत सारे बॉन्ड्स पैरामीटर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा मॉलिक्यूल अगर हम ले सपोज करते हैं Be2, तो Be2 ले Be2+ ले Be2+ ले, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो Be2 का मतलब हो गया बेरिलियम और दूसरे बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मतलब 1s2 2s2, और इसका भी 1s2 2s2। तो इसमें ये ऑर्बिटल इससे पार्टिसिपेट करेगा, ये ऑर्बिटल इससे पार्टिसिपेट करेगा, तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब भी जरूरी है, याद रखना। तो अगर 1s वाले ऑर्बिटल 1s के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या रहेगा? कम रहेगा, इसलिए हमको इसको नीचे प्लेस करेंगे शुरुआत में। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1s2, यहाँ भी 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s2 से पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि 1s से इसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये 2s2, ये भी 2s2, यहाँ भी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट हो गया। नीचे वाले बॉक्स में एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ भी नीचे एक ऑर्बिटल, इसको हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे, इसको सिग्मा 2s, इसको सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो ये तो आ जाएगा, इसका एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब ये हम लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो अब इसमें चला जाएगा और चौथा, फिर इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4। ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर अब हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया Nb - Na/2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। नीचे देखो, इस डायग्राम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? ये। इस डायग्राम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? ये। तो 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 4 - 4 / 2, मतलब ये भी 0/2, मतलब ये भी 0 आ गया। तो जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मतलब कह सकते हैं कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, कंपाउंड ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब कंपाउंड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दूसरी बात, अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहे तो वो कितना आएगा? n × n+2, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो n का वैल्यू 0 आ गया, मतलब कि 0 × 0+2 = 0 कह सकते हैं। ये डायामैग्नेटिक है। तो सारा चीज़ इसमें भी कैलकुलेट कर लिए। दूसरी बात, अगर एनर्जी का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का अगर ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s का, तो सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। ओके, तो ये आ गया इसका एनर्जी का ऑर्डर। तो ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब
अब दो, बस ज़्यादा नहीं, दो और डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद अप टू 20 तक किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग MOT डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डायग्राम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 एंड अदर इज विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। उसके बाद हम लोग का किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं अब लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का MOT डायग्राम कैसा आएगा, फिर उसके बाद 14 से ज़्यादा वाले का कैसा आएगा, देखते हैं। अब देखते हैं MOT डायग्राम फॉर Z लेस देन इक्वल टू 14 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 14, या फिर हम ग्रेटर देन ही कर दें 14। तो ये समझते हैं कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Z लेस देन इक्वल टू 14 का कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। तो मान लेते हैं हम ले लिए B2, और ये सेम सवाल JEE मेन में पूछा हुआ है 2015 में, देख सकते हो इस क्वेश्चन का। इसमें पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा या कौन सा मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसमें आंसर होता है B2। तो इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो B2 बोलने का मतलब हुआ कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन होगा, 2 बोरोन का एटम होगा, 2 बोरोन का एटम होगा। और अगर ये बोरोन का एटम है तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब 1s2 2s2 और 2p6। उसी तरह से इसका भी, सॉरी ये 5 है तो 2 और 2 4 और एक यहाँ पे 1 ही आएगा। उसी तरह से इसका भी 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात समझाए थे कि अगर हम इसका MOT डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से मैच कराएंगे। तो 1s वाले ऑर्बिटल 1s के साथ मैच करेगा, 2s वाले ऑर्बिटल 2s के साथ, और 2p वाले ऑर्बिटल्स 2p के साथ। तो इन सब में सबसे कम जो एनर्जी है वो किसका है, 1s वाले ऑर्बिटल का है। तो उसको हम लोग सबसे नीचे रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे और कुछ इस तरह से रखेंगे। तो ये हो गया 1s2 और 1s2। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ पे दे देंगे। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है मिला करके, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब 2s को 2s से मैच कराएंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरह से, इस तरह से, ओके। तो ये हो गया 2s और 2s2 2s2, ये इस तरह से। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल इस जगह पे है, एक ऑर्बिटल इससे। तो इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आता है वो P के बारे में याद रखेंगे कि 2p1 है और ये 2p1 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, इसका P वाले डायग्राम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। यहाँ पे B2 था, तो ये B और ये B, तो 1s2 2s2 और 2p1 है, 1s2 2s2 और 2p1। इससे ये आसानी से हो गया। अब P वाले आ जाएगा, तो उसके बाद ये 2p1 ठीक से लिख देते हैं। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 2p1। ये हो गया 2p1 और ये भी है 2p1। बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगर Z लेस देन 14 रहता है तो उसके लिए हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा, और इसके बारे में कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखेंगे कि अगर Z का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस देन 14 है तो P में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल में हम लोग
दो ऑर्बिटल को एक ग्रुप कर देते हैं और एक ऑर्बिटल को एक ग्रुप कर देते हैं। तो कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि दो ऑर्बिटल नीचे होगा या दो ऑर्बिटल ऊपर होगा, इस दिक्कत में हो जाता है। लेकिन अगर z लेस देन 14 रहता है तो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स ये दोनों ऑर्बिटल को नीचे रखेंगे और अगले ऑर्बिटल को ऊपर रख देंगे। तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं, ये बोलेंगे इसको पाई टू पी बाई, और इसको बोलेंगे पाई टू पी जेड, और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को बोलेंगे सिग्मा टू पी एक्स। ओके, नाम लिख दिए। उसी तरह से इसी का कॉपी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये। तो इस ऑर्बिटल को बोलेंगे सिग्मा स्टार टू पी एक्स, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स तो एंटी बॉन्डिंग में आ गया और ये हो गया इसका जीरो एनर्जी लेवल। तो ये हो गया सिग्मा टू पी एक्स। उसी तरह से ये वाला पाई टू पी वाई और स्टार दे देंगे एंटी बॉन्डिंग में होने की वजह से, और ये पाई टू पी जेड और ये भी स्टार में चला जाएगा। तो ये आ गया इसका ऑर्डर। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो अपना हाथ में है, अब तो आसानी से भर सकते हैं। तो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो इस ऑर्बिटल का भी एनर्जी लेवल सेम है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर ना होके वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन भरने का रूल है। बाउ रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं हम ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर ऑर्बिटल्स का एनर्जी बराबर है तो पेयर्ड नहीं होगा, पहले सिंगल सिंगल भरेगा, सिंगल सिंगल भरने के बाद पेयर्ड होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर हम इस ऑर्बिटल का अगर हम, ये तो डायग्राम हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम इसमें ये हो जाता है यहाँ पे एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर हो गया ये, एनर्जी ऑर्डर। तीसरी बात, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहे तो आ जाएगा NB माइनस Na/2, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो -4 डिवाइड में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तीसरी बात, यहाँ पे इस पूरे अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब कि ये पेयर्ड नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब रूट अंडर 8, तो ये 2 रूट 2 हो गया। और इसको हम लोग पारा मैग्नेटिक बोलेंगे, पारा मैग्नेटिक स्पेसिस बोलेंगे। ओके, ये हो गया। तीसरी बात, अगर हम इसका एनर्जी का ऑर्डर समझना चाहे कि इन सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है और समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे कम एनर्जी है 1s का, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। इन दोनों का एनर्जी क्या है, बराबर है, इससे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, और इन दोनों का एनर्जी क्या है, बराबर है। तो यही ऑर्डर को हम लोग को लिख देना है। मतलब कि अगर लिखना चाहे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये इसका जो एनर्जी ऑर्डर आएगा, एनर्जी ऑर्डर, सबसे कम एनर्जी किसका, सिग्मा 1s का, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जेड। ये हो गया, इन दोनों का एनर्जी बराबर है। फिर उससे ज़्यादा आ जाएगा सिग्मा 2px, फिर उसके बाद आ जाएगा हम लोग का सिग्मा स्टार 2px, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई 2p वाई स्टार और इक्वल टू पाई 2p जेड स्टार। तो ये एक ऑर्डर हो गया, समझ लिए इस ऑर्डर को। तो ये z लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में जो भी ऑर्बिटल्स रहेगा उन सब का MOT डायग्राम बिल्कुल सेम आएगा। अब हम लोग समझते हैं z ग्रेटर देन 14 के लिए कि अगर z ग्रेटर देन 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर स्पेसिस रहता है तो उन सब का MOT डायग्राम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम ले लेते हैं एग्जांपल O2 ऑक्सीजन। तो O2 में क्या है, O2 में ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2 2s2 और 2p4
यहाँ भी 1s2 2s2 और 2p4 ऐसा होगा। तो हम देख के कह सकते हैं कि 1s वाले ऑर्बिटल 1s के साथ पार्टिसिपेट करेगा। मतलब क्या होगा, मतलब सीधा सीधी ये हो जाएगा कि जो 1s का ऑर्बिटल है वो 1s के साथ मिलेगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये 1s2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। उसी तरह से 2s वाले ऑर्बिटल 2s के साथ मैच करेगा, मतलब कि 2s सिग्मा 2s, सॉरी ये 2s2 हो जाएगा और ये भी 2s2 हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको सिग्मा 2s बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। अब 2p4 और 2p4 मिलेगा तो p वाले ऑर्बिटल्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इस तरह से लिख देंगे इसको। ये हो गया 2p4 और ये भी हो गया 2p4। इसमें अब हाँ देखो, अगर हम z लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट को याद रखें तो z ग्रेटर देन 14 के लिए आसानी से अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स नीचे था, इसमें 2 ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, इसका अपोजिट। तो उसी तरह से इसी का कॉपी यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इन सब ऑर्बिटल्स को, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2px, इसको पाई 2py और ये हो जाएगा पाई 2pz। उसी तरह से ये एंटी बॉन्डिंग में आया हुआ है, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में ये हो जाएगा पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz एंड दिस इज पाई स्टार 2px। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में चला जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल कोई ऑर्बिटल्स नहीं है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो इसमें चला जाएगा, ये चौथा इसमें चला जाएगा क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, बराबर है। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें और 6ठा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो अब इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है, तो सिंगल सिंगल जाएगा। तो ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो गया। तीसरी बात, अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर के लिए जानते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड में 2। मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितना है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 और डिवाइड में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 मतलब 2। तो ये जानते हैं कि ऑक्सीजन में 2 एटम के बीच में कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यही निकल के आ चुका है। उसके बाद ये हो गया इसका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझे तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, n × n+2 होता है। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, बाकी सारा तो पेयर्ड है। तो 2 पुट करेंगे तो √2 × 2 + 2 मतलब √8 आ जाएगा।
और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, जीरो है तब वो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इन सब का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे पहले सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसका है, सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, सॉरी सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। तो ये हमने z लेस देन 14 और z ग्रेटर देन 14 के लिए MOT का जनरल डायग्राम्स बनाने का मेथड के बारे में समझ लिए। अब किसी भी मॉलिक्यूल का हम MOT डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पे हम बॉन्ड पैरामीटर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बहुत सारे आयंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक Cn माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस, इन सब के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब उन सब ऑर्बिटल्स के बारे में भी समझते हैं। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं कि जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब का MOT डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सेम मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब कि B2 C2, लेकिन अब डिफरेंट मतलब हम बोल सकते हैं कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे MOT डायग्राम कैलकुलेट करेंगे, ड्राइव करेंगे और उससे बॉन्ड पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो समझते हैं। जैसे अगर हमसे पूछे कि CO का बॉन्ड MOT डायग्राम बताइए, CO का, O2 प्लस का, Cn माइनस का और Cn प्लस का, तो इन सब का हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, MOT डायग्राम कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब इसी पे डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करते हैं CO का अगर कैलकुलेट करेंगे तो CO के लिए क्या होता है, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2, 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया ये 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। अब अगर हम देखें तो कैसे ओवरलैप करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s वाले 1s के साथ मिलता है, मतलब कि इसका कुछ इस तरह से बनाएगा, ये कुछ इस तरह से बना देगा। तो 1s2 एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसको सिग्मा 1s बोलेंगे, इसका सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। अब 2s मिक्स होगा तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बना देगा। तो ये हो गया सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, और ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये 2s2 होगा, 2s2 होगा। इसको बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से ये फिल कर देंगे। अब 2p2 और 2p4 को कैसे मिलाएंगे ये देखते हैं। तो ये इस तरह से। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम z लेस देन 14 और z ग्रेटर देन 14 वाले स्कीम को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे z इक्वल टू आ जाता है 14, और z इक्वल टू अगर 14 आता है तो उसके लिए बताए थे कि 2 ऑर्बिटल्स को हम नीचे प्लेस करेंगे, 2 ऑर्बिटल्स को नीचे प्लेस कर देंगे, और तो ये कुछ इस तरह से। तो z लेस देन यहाँ पे इक्वल टू 14 है, ये z हो गया इक्वल टू 14 है, तो उसके लिए 2 ऑर्बिटल को नीचे, 1 ऑर्बिटल को ऊपर, इसी का कॉपी यहाँ पे कर देना है। ये हो गया। तो इसमें इसका नाम हो जाएगा पाई 2py, और ये पाई 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा 2px। ये हो गया सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। 2 और 4 मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
NB माइनस Na/2 मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 2 4 6 8 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, इसमें तो कुछ भी नहीं है 4, और डिवाइड में 2 करेंगे तो 6/2 मतलब 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 आ गया। उसके बाद अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, बिकॉज एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हमने CO के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। उसी तरह से अगर हम O2 प्लस के बारे में देखेंगे तो O2 प्लस का क्या आ जाएगा, O2 प्लस के लिए एक O ले लेंगे और एक O प्लस ले लेंगे। इसी तरह से या तो इसको O प्लस ले लेंगे तो ये O हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके पास 1s2 2s2 और 2p4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे O प्लस होने से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 1s2 2s2 और 2p3 हो गया ये। तो ये और ये ओवरलैप करेगा, मिक्स होगा तो ये ऑर्बिटल बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये और ये मिक्स होगा तो यही ऑर्बिटल बन जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होता है 8, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 होने का मतलब एक कम हो गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 तो 14 से ज़्यादा हो गया। उसके लिए ये बॉक्स का अरेंजमेंट बदल जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये हो गया 2p सिग्मा 2p4 और 2p3। तो यहाँ पे हो जाता है कि उसमें अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 डिब्बा था तो 1 डिब्बा हो जाएगा और 2 डिब्बा ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से इसका कॉपी हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो नीचे वाले डिब्बा को हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2px, ये हो जाएगा पाई 2py पाई 2pz, और ये इसी तरह से हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py z और सिग्मा स्टार 2px। इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं, 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो अब ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो NB माइनस Na/2 फॉर्मूला सेम रहेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, 2 4 6 8 10, 10 आ गया। एंटी बॉन्डिंग कितना आया, 2 4 और 1 5 आ गया। एंटी बॉन्डिंग में आ गया 5, तो 10 माइनस 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5/2 का मतलब हो गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 2.5। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये पारा मैग्नेटिक हो जाएगा। या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए n × n+2 का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा √1 × 1+2 मतलब √3, और इसको हम पारा मैग्नेटिक बोल देंगे, पारा मैग्नेटिक। इस तरह से हमने O2 प्लस का MOT डायग्राम समझ लिया और बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं Cn माइनस या Cn प्लस के लिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर हम Cn माइनस के लिए समझेंगे, बिल्कुल आसान है ये सब। अगर हम Cn माइनस के लिए देखते हैं तो इसमें एक मॉलिक्यूल, एक C है और दूसरा N माइनस है, यही हो सकता है। तो C का मतलब हो गया 1s2 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन, और N माइनस का मतलब 1s2 2s2 और 2p, ये 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 हो गया। अब अगर 1s मिक्स होगा तो यही बनेगा, 2s मिलेगा तो फिर से ये बनेगा, 2p2 और 2p4 मिलेगा तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 6 7 14 और 1 15, मतलब ये सेम हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा NB माइनस Na/2, मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 और एक यहाँ पे 5, 5 डिवाइड में 2 मतलब 5/2 इक्वल टू 2.5 आ गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे n × n+2 Bm अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 1+2 मतलब √3 Bm, और इसको हम बोल सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक है। तो Cn माइनस का हो गया। अब अगर हम Cn प्लस का देखेंगे तो Cn प्लस के लिए सेम आ जाएगा। Cn प्लस के लिए भी, Cn प्लस का मतलब हो गया कार्बन और नाइट्रोजन प्लस,
ओके, तो कार्बन नाइट्रोजन प्लस, तो कार्बन का हो गया 1s2 2s2 2p 2n प्लस का मतलब हो गया 1s2 2s2 और 2p 2 यहाँ से भी आ जाएगा क्योंकि n प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 7, इसका न्यूट्रल होता था तो 6, तो 6 को इसी तरह से कर देंगे ये। अब ये और ये जब मिलेगा तो फिर यही बनेगा, ये और ये फिर से मिलेगा तो ये बनेगा, और ये दोनों मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमको देखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना हुआ 2 4 6 2 4 6 मतलब 6 और 6 12, 12 हो गया लेस देन 14, तो लेस देन 14 के लिए फिर से ये डायग्राम बदल जाएगा। इसमें डायग्राम वेरी कैसे होगा, इसके लिए हो जाता है, बस 1 मिनट रामचंद्र जी, ये हो गया 2p2 और 2p2। ओके, इसमें लेस देन 40 रहता है तो ये 2 ब्लॉक नीचे 1 ब्लॉक ऊपर, इसी का कॉपी इधर से हो जाएगा, ये हो गया। ये इसको बोलेंगे हम लोग पाई 2py और ये पाई 2pz और ये हो जाएगा सिग्मा 2px, ये हो गया सिग्मा स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz हो गया। ओके, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, मतलब 1 2 3 4, बिल्कुल हो गया ये। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सेम NB माइनस Na/2, मतलब बॉन्डिंग 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 4 डिवाइड में 2 मतलब 4/2 इक्वल टू 2। मैग्नेटिक मोमेंट देखे तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 Bm, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस अरेंजमेंट, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो किसी भी स्पीसीज 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम MOT डायग्राम इस तरह से ड्राइव कर देंगे और बॉन्ड पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हम लोग समझेंगे वो विदाउट MOT डायग्राम बनाए हुए एकदम एग्जैक्ट उसका बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक मोमेंट सब कुछ कैलकुलेट करेंगे बिना इस डायग्राम का। तो उसके लिए समझते हैं आगे। अब बिना MOT डायग्राम बनाए हुए सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक मोमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं, ट्रिक समझते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे, बॉन्ड ऑर्डर और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आता है तो 1 के हेल्प से जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट होगा, वो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है NB माइनस Na/2। इसको बिना MOT डायग्राम बनाए हम लोग याद रख सकते हैं। तो NB अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पहले नीचे ही जाएगा, मतलब बॉन्डिंग में जाएगा। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग में कितना गया 0, मतलब 1 माइनस 0 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 आया। और अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ऑलवेज अनपेयर्ड एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो भी वो पहला ऑर्बिटल जो नीचे है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकता है, मतलब 2/1 करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। और जब वो भर जाएगा कंप्लीट तो उसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स 3 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, मतलब 2 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, तो 2 - 1 मतलब 1 और 1 डिवाइड में 2 करेंगे तो ये फिर से 0.5 आ जाएगा। और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो अकेला गया वो अनपेयर्ड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 आया तो 4 में 1:1:2 करेंगे, मतलब कि हुआ गया 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो बॉन्डिंग में भी 2 एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो 2 - 2 = 0 और 0/2 = 0, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0 आ गया, मतलब बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो ये डायमैग्नेटिक होगा। ओके, ठीक है। अगर बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग 5 लेते हैं तो 5 में पहला 1:1:2 भर गया। दूसरा अगर हम लोग 2s1 करेंगे तो जो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो सबसे नीचे आएगा, मतलब कि उसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 आ जाएगा और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसी को रिपीट करेंगे फिर से
6 रहेगा तो 1 डायमैग्नेटिक, 7 रहेगा तो फिर से 0.5 पैरामैग्नेटिक, 8 रहेगा तो 0 और वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगा भी तो डायमैग्नेटिक। और नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 आया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर 10 आया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और वो भी पैरामैग्नेटिक होगा, और इसको हम लोग एक्सेप्शन में भी लेके चलेंगे। ओके, क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल्स में देखेंगे। तो ये समझ लिए होगे कि बॉन्ड ऑर्डर 1 to 10 हमने कैसे याद किया। देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से, मतलब 0.5 आएगा तो 0.5 1 0.50, इन्हीं चारों को फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, तो ये 8 तक हो गया। 9 से बढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ तक बढ़ते हैं ये भी देख लेते हैं। फिर से यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 लेते हैं तो 11 का 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1.5, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0.5 है तो मतलब 0.5 होने का मतलब क्या हुआ, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा 0.5 होने का मतलब, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आया 2 डायमैग्नेटिक, 13 2.5 पैरामैग्नेटिक, 14 3 डायमैग्नेटिक, एंड अगर 15 आता है तो सीधा डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो 0.5 से डिक्रीज करेगा तो ये आ जाएगा 2.5 पैरामैग्नेटिक, 16 2, और ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसको भी हम लोग एक्सेप्शन में अभी याद रखेंगे। 17 आएगा तो 1.5 पैरामैग्नेटिक, 18 1 डायमैग्नेटिक, 19 0.5 पैरामैग्नेटिक, 20 0, मतलब कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका भी डायमैग्नेटिक आ जाएगा। तो इन सबको कैसे याद रखेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत ही ईजिली समझेंगे और रिपीट कर देते हैं इसको। जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाया या फिर हम लोग के पास कोई भी ऐसा स्पीसीज हो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक है तो 0.5 से स्टार्ट होगा पैरामैग्नेटिक, 0.5 का डिफरेंस से हम लोग बढ़ाएंगे 1 आएगा, फिर घटाएंगे 0.5, फिर 0 आएगा। यही चारों को फिर से सीक्वेंस में रिपीट कर देंगे। उसके बाद ऐसा बढ़ाएंगे कि 3 तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा, फिर ऐसा घटाएंगे कि 0 तक वो आकर के 0 हो जाएगा, जब तक 0 ना हो कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल इंटीजर आता हो तो वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होता है। देख लिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंटीजर है तो वो कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल डायमैग्नेटिक है। देखो, एक बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक, एक बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक, और यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक, 3 बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक, फिर 1 बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में है तो पैरामैग्नेटिक डेफिनेटली। देखो यहाँ पे 0.1 है पैरामैग्नेटिक, 0.5 पैरामैग्नेटिक, 0.5 पैरामैग्नेटिक, 0.5 पैरामैग्नेटिक, 0.5 पैरामैग्नेटिक, 1.5 पैरामैग्नेटिक, 2.5 पैरामैग्नेटिक, 2.5, मतलब देख रहे हैं कि पॉइंट में आ रहा है पैरामैग्नेटिक, इंटीजर हो रहा है डायमैग्नेटिक। लेकिन 2 केस हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि बोरोन, ये जो 10 आया, 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब इंटीजर होते हुए भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और ये क्यों है, ये MOT का जो हम लेक्चर बताए थे, मतलब उसमें एक्सप्लेन किए थे B2 के बारे में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि B2 में नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 1 होते हुए वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और दूसरा ऑक्सीजन के बारे में भी समझाए थे, तो ये भी एक्सेप्शन वाला है, याद रख सकते हैं। नहीं तो MOT डायग्राम से देख लेंगे या फिर खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। MOT से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन में सवाल आया है उसको विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उसका उतना कम होगा। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to stability, is directly proportional to bond energy। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगा और वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब हम लोग सवाल किसी भी कंपटीशन का सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, इतना सारा मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, सबका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अगर डायग्राम से देखेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन अब इसको हम लोग 2 मिनट से कम समय में सारे का आंसर दे सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे देखते हैं। जैसे अगर N2+ का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही फ्रैक्शन में आया ये पैरामैग्नेटिक हो गया, आंसर खत्म। N2- तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2.5 और इसमें भी 0.5 पॉइंट में आ गया बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 का कैलकुलेट करेंगे तो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16। अब देखो याद कैसे रखना है, जैसे शुरुआत में बताए थे 0.5 से स्टार्ट करना है, तो 0.5 1 0.5 0, फिर 0.5 1 0.5 0, उसके बाद जो अब बढ़ेंगे तो 14 तक जाते जाते वो 3 हो जाएगा और 14 के बाद 0.5 से घटते घटते 20 तक जाके 0 हो जाएगा। बस यही स्कीम याद रखना है। तो O2 का 16 हो गया, मतलब जानते हैं 14 का 3 होता है, तो 15 का 2.5, 16 का 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। लेकिन 16 के केस में बताए थे कि बॉन्ड ऑर्डर इसका इंटीजर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये याद रखना है। O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5 और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। NO+ का कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 8 15, एक प्लस है मतलब एक घट जाएगा, तो 15 माइनस 1 14, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 और बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका कैलकुलेट करेंगे F2 तो 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, डायरेक्ट 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1 इंटीजर है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसी तरह से B2 कैलकुलेट करेंगे तो बोरोन मतलब 5, 5 दूनी 10, 10 है तो 10 का क्या होगा, देखो 8 का आ गया था 0, 9 का 0.5, 10 का 1 हो गया। लेकिन 10 और 16 के केस में बताए कि ये बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह से C2+ का कैलकुलेट करेंगे तो C2+ में 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन और +1 के वजह से एक घट जाएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 11 का क्या होता है, 10 का भी हमने देख लिया, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 का जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, घटेंगे 13 का 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, नहीं तो 8 का जानते हैं 0 होता है, तो 9 का 0.5, 10 का 1, 11 का 1.5, इधर से भी आ गया। पॉइंट में है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसी तरह से Cn- का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 7 14, 6 और 7 13 और -1 की वजह से 14 हो जाएगा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Cn+ का कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 7 13, 13 में से 1 जाएगा 12, 12 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 और ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट और बॉन्ड ऑर्डर इन सबको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इन सबको स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें कि बताइए ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, N2- और O2 में, तो स्टेबिलिटी के बारे में देखिए कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो N2- का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, O2 का 2 है, मतलब N2- इज मोर स्टेबल देन O2। ओके, इसी तरह से स्टेबिलिटी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब JEE मेन 2019 या 18 में जो भी सवाल पूछा हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कुछ सवाल है जो बॉन्ड ऑर्डर MOT पे बेस्ड है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। और कब होगा वो, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा डेसिमल में, बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में। तो यहाँ पे अगर N2 का देखें तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। 3 का मतलब हुआ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बिल्कुल इंटीजर आ गया। अब ये अगर हम इसमें देखें तो इसमें 16 और 2 18 हो गया। F2 में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स, F2 में इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसमें आ जाएगा हम लोग का 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन में देखते हैं 18 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, 18 का बॉन्ड ऑर्डर आता है, क्या आता है 1 आ जाता है। और 1 होने की वजह से ये क्या हो गया
पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। ओके, इसमें देखते हैं तो 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 14 का 3 होता है, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5 आ जाएगा। और जैसे ही 1.5 आया मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में तभी आएगा जब उसके पास कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, चाहे वो बॉन्डिंग का रहे या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का रहे। मतलब इसका सी आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा अगर हम देखें सेकेंड में, तो सेकेंड इसका क्वेश्चन है, करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट O2 प्लस। O2 प्लस के अबाउट क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं, पहला बोल रहा है इट इज पैरामैग्नेट, तो क्या O2 पैरामैग्नेटिक है, देखते हैं। तो O2 का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 8 दूनी 16 और 1 प्लस का मतलब हुआ 1 कम हो गया मतलब 15, और 15 होने का मतलब हुआ इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, क्योंकि 14 का 3 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। 2.5 होने का मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, तो इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, मतलब ये दोनों केस खत्म हो गया। रहा बात कह रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज़्यादा होगा, एक में O2 से कम होगा, तो निकाल ही लेते हैं। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ऑक्टेव का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 16, तो 14 का 2, 15 का 2.5, 16 का 2, मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और O2 का 2 प्लस 5 2.5, तो 2.5 होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज़्यादा है, मतलब कि मोर देन O2, मतलब इसका आंसर हो गया बी नंबर। ओके, और ये सब सवाल कंपटीशन में पूछा हुआ है, बिना एमओटी डायग्राम बनाए हुए हम लोग विद इन सेकेंड इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा है करेक्ट द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO। CO से किसका अलग है, तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, तो 3 नहीं किसका है, मतलब 3 से अलग क्या है। तो देखते हैं NO माइनस मतलब हो गया 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ये तो चलो 1 हो गया। डिफरेंट फ्रॉम CO यही आंसर आ जाएगा, और क्या यही आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आगे, ये हो गया 7 और 8 15, 1 माइनस होने का मतलब 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, इसके सेम आ गया। CN माइनस का तो 6 और 7 13, 1 माइनस का मतलब हो गया 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, और N2 का तो 7 दूनी 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये तो सब सेम है, मतलब ये A ऑप्शन आ गया। उसी तरह से कर रहा है अमोंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, पैरामैग्नेटिक कौन है, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो N2O2 है, तो N2O2 में कैसे अब कैलकुलेट करेंगे, ये भी मुश्किल आ गया। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग हेल्प लेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसे सोडियम 2 प्लस पे 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव आ गया, मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो O2 2 माइनस के फॉर्म में है, और O2 2 माइनस का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, और 1 होने की वजह से वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से पोटेशियम पे 1 प्लस तो ऑक्सीजन पे 1 माइनस, तो O2 माइनस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करें तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1.5 आने से मतलब पॉइंट में आ गया और ये पैरामैग्नेटिक हो गया, आसानी से कैलकुलेट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर में निकालना है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो हीलियम 2 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 दूनी 4, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 कम हो गया 3, और 3 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, तो 1.5 होने का मतलब हो गया ये पैरामैग्नेटिक हो गया। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, और 1 होने का मतलब ये क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। उसी तरह से H2 प्लस कैलकुलेट करेंगे, तो H2 प्लस में 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 1 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5, तो ये पैरामैग्नेटिक फिर से हो जाएगा। H2 माइनस मतलब 2 और 1 3, 3 का बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1.5 हो जाएगा, और ये भी 0.5 हो जाएगा, और ये भी पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन आया, ये बी आंसर आया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग इसमें 2019 तक के सवाल को बताएंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट और क्वेश्चन को। कुछ और सवाल देखते हैं जो MOT से पूछा हुआ है। जैसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू MOT, ये सवाल JEE एडवांस 2016 का है और मल्टी ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि बहुत सारे इसमें आंसर हो सकता है, तो मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला है। इसमें कह रहा है C2 2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। C2 2 माइनस को डायमैग्नेटिक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे, तो 6 दूनी 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, मतलब ये बिल्कुल डायमैग्नेटिक होगा।
ये बात सही है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद कह रहा है O2 2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, मतलब कि O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर O2 बॉन्ड लेंथ O2 से ज़्यादा है। तो देख लेते हैं O2 2+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 दूनी 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर 16 और प्लस 2 है तो मतलब 2 घट जाएगा तो 14, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर 14 का, और O2 का इलेक्ट्रॉन्स हो गया 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो अगर O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो पढ़े थे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब O2 2+ का बॉन्ड लेंथ कम होगा देन O2, लेकिन यहाँ तो लॉन्गर लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। उसी तरह से कह रहा है N2+ एंड N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। N2+ का देखते हैं तो 7 दूनी 14 और 1+ का मतलब 1 घट जाएगा तो 13, तो 13 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। उसी तरह से N2- तो 7 दूनी 14 और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा 15, 15 का भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, तो बराबर है, ये आंसर सही है। उसके बाद कह रहा है चौथा कि हीलियम 2+ हैज़ द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम, मतलब हीलियम 2+ और हीलियम का एनर्जी सेम है। देखते हैं तो हीलियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, और 3 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। लेकिन हीलियम 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम का मतलब हुआ He2, और He2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 × 2 मतलब 4, और 4 का नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स हो जाएगा 0। तो He2+ में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 का बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं 0 होता है, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसका सेम बॉन्ड एनर्जी कैसे होगा, ये गलत हो गया। मतलब A और C इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, और ये JEE एडवांस 2016 का सवाल है, बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से कह रहा है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको निकालना है, मतलब बॉन्ड एनर्जी समझ सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। पढ़े थे जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। जैसे अगर O2 का देखें तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2- का हो गया 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और O2 2- तो O2 2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 दूनी 16 और 2 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, और O2 2+ में 8 दूनी 16 और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना उसका स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया O2 2+ का, फिर उसके बाद O2, फिर O2-, फिर O2 2-, तो इसी अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ भी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा O2 2+ का, तो O2+ में सिर्फ D ऑप्शन है, मतलब ये सही है। O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, फिर O2 का आ गया 2, O2- का 1.5 और O2 2- का 1, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। उसी तरह से देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखते हैं तो O2 2- में 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि B2 में देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1, लेकिन 10 के केस में एक्सेप्शन बताए थे और ये पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब कि ये इसमें पैरामैग्नेटिक होने का वजह क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से N2+ में देखेंगे तो N2+ में 7 दूनी 14 और 1 कम जाएगा 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5 और पॉइंट होने का मतलब ही हो गया उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन और 16 के केस में ये पैरामैग्नेटिक बताए थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में है, बस इसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन एग्जिबिट करेगा देखते हैं। तो O2 2- है, तो O2 2- में 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया जैसे ही ये डायमैग्नेटिक हुए। ये सही है क्योंकि इसमें 8 दूनी 16 और प्लस होने का मतलब 1 कम जाएगा, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। उसी तरह से 16 2 ये भी पैरामैग्नेटिक बताए थे, और NO 8 7 15 ये भी 2.5 ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी सही आंसर है। उसे बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं है, और ये सवाल JEE मेन 2017 में पूछा हुआ है। बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे CO, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 8 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 आने का मतलब हुआ ये इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3, मतलब ये
बिल्कुल इंटीजर है, और इंटीजर है तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब यही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ करें नोट पैरामैग्नेटिक, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, और डायमैग्नेटिक ही आंसर चाहिए। करें नोट पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक जो नहीं होगा वो जरूर डायमैग्नेटिक होगा, और डायमैग्नेटिक कौन आ जाएगा, CO, क्योंकि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि इंटीजर है। और भी तसल्ली के लिए देख सकते हैं आगे, इसमें देखेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, क्योंकि 16 होता है, 16 के केस में बताए थे पारा। फिर B2 10 हो गया, ये भी पारा। और NO मतलब 7 8 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। इस तरह से जितने भी सवाल पूछेगा विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एमोटीग्राम, हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस। 3 और सवाल है जो MOT से पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन चुन के बना देंगे, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें हम लोग को पेन का यूज़ करना पड़े। जैसे अगर इसमें बोले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सेम किस में होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम तभी होगा जब उसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। जैसे अगर CN- में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 7 6 और 7 13, माइनस का मतलब एक ज़्यादा हो गया, तो 6 और 7 13 और एक 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 आ गया। और इसमें 6 और 7 13 और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो 12 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 13 का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 6 और 7 13 और एक 14, हाँ 14 ये हो जाएगा, 6 और 7 13 एक 14, 14 का 3, और ये 12 का हो जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं आया क्योंकि 2 और 3 आ गया। O2- और CN- में देखेंगे तो O2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, O2- मतलब 8 दूनी 16 और एक 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। उसी तरह से CN का माइनस का बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पे निकाल चुके हैं 3, तो ये भी सेम नहीं है। फिर इसी तरह से NO+ और CN+ में देखेंगे तो 7 और 8 15, 15 में से गया 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, और CN+ में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं 2, तो ये भी सही नहीं है। इसमें देखेंगे तो CN- में 6 और 7 13, माइनस का मतलब एक 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, और NO+ मतलब 7 और 8 15, प्लस का मतलब एक कम, तो 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये बराबर आ गया, मतलब D आंसर हो गया। उसी तरह से यूजिंग MO थ्योरी प्रोडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका आएगा, बताए थे बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट तभी होगा जब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। O2+ में 8 दूनी 16, प्लस का मतलब एक कम 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2- 8 दूनी 16, 16 और माइनस एक का मतलब प्लस, तो 16 और एक 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, ये आ जाएगा हम लोग का 1.5 आ जाएगा। उसके बाद O2- तो 8 दूनी 16 और 2 प्लस मतलब 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, और O2+ 8 दूनी 16, 2 प्लस का मतलब 2 कम हो जाएगा 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा O2+ का है, इसलिए बॉन्ड का लंबाई सबसे कम इसी का होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना छोटा उसका बॉन्ड लेंथ होगा। तो बॉन्ड लेंथ ही हमको शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब O2+ आ जाएगा। उसी तरह से ये सवाल JEE मेन 2018 का पूछा हुआ है, और कई बार इस तरह के सवाल को हम लोग देख चुके हैं। करा बीच ऑफ द यूजिंग MOT थ्योरी बीच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हुआ कि कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, तो H2- में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। H2- 2- का मतलब हो गया 2, और 2- का मतलब हुआ 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें भी चेक कर सकते हैं, तो H2+ में मतलब हो गया हीलियम का 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस का मतलब 2 कम जाएगा, तो 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से इसका आ जाएगा हम लोग का 0.5, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने MOT पे पहले उसके डायग्राम्स के बारे में देखे थे, बहुत कंसेप्चुअली भी समझे कि MOT से बॉन्ड पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, MOT डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब भी देखे। फिर उसके बाद ट्रिक एक समझाए कि MOT के बेस्ट हम लोग अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक मोमेंट, सब कुछ कैसे याद रखेंगे ये भी देख लिए। और उस पर बेस्ट हमने जितने भी IIT JEE में सवाल था, इसके आगे अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा का पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो MOT बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके।